तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्यों कानून बनाया, प्रश्न इस बात का था। तो जब हम हमारा राज्यसभा किसी भी प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर देता है तो राज्य सूची का विषय में नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है और वो सर्व सूची का मान लिया जाता है। लेकिन पंचायत के मामले में वो भी नहीं। Still now the panchayat is subject of state list. यूनियन पार्लियामेंट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूनियन पार्लियामेंट हैज मेड the constitutional amendment by using the power of article 300 बोलिए इस संविधान के अनुच्छेद के किस पार्ट में किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की पावर है? 368। यही तो फीडबैक है भाई। जब आपको पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि मुझे पंचायत पढ़ाने के लिए दूसरे टर्म पे कहा है, तो हमें मान के चलते हैं कि पीछे सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है। तो आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया और पार्ट 9A जोड़ा गया। कौन सा पार्ट जोड़ा गया? 9A। और 9A में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए। इसमें 43 में बहुत सारे पार्ट जोड़े गए और जिसके माध्यम से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया गया? बॉडी बनाई गई, संवैधानिक संस्था बनाई गई। इसके पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के तहत सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, स्टेटस नहीं था। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत को जगह दी गई, भाग 9A जोड़ा गया और they have started 3-tier system of पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करने की बात करें, which is the third statement of the governance in India। बात समझे आप? नहीं समझे? जब मैंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया, 3-टायर सिस्टम को अपनाया गया, तो इसका मतलब यह है कि पंचायत के 3 पार्ट। और जब हम ये कहते हैं कि इट इज द थर्ड स्टेटम ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया, तो इसका क्या मतलब हो? बोलो। कहाँ? यस, जब हम थर्ड स्टेटम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो थर्ड स्टेटम का मतलब होता है फर्स्ट स्टेटम में हमारी यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, संघ सरकार काम करती है, और सेकंड स्टेटम में हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और थर्ड स्टेटम में हमारी लोकल गवर्नमेंट काम करती है। कौन गवर्नमेंट काम करती है? लोकल गवर्नमेंट काम करती है। और लोकल गवर्नमेंट भी 2 तरीके से काम करती है। एक पंचायत की तरह काम करती है, जो विलेज है पंचायत है, और अर्बन के लिए क्या है? अर्बन पंचायत, पंचायत एंड अर्बन पंचायत। नगर पालिका भी नहीं। अरे भाई सुनो, अर्बन पंचायत, ठीक है। एंड पंचायती राज सिस्टम है द 3-टायर सिस्टम। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला। ठीक, जब हम अर्बन पंचायत की बात करते हैं, इट्स हैव आल्सो 3 स्टेट। यहां मैं 3 टायर नहीं कह रहा,
यहाँ थ्री स्टेटम की बात कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर ये एक दूसरे में एक हायरार्की है। वाह, क्षेत्र के नियंत्रण में है, क्षेत्र जिला के नियंत्रण में है। ओके, जो फंडिंग है यहाँ से यहाँ तक होती है। ओके, और जब हम अर्बन की बात करते हैं तो यहाँ तीन प्रकार की पंचायत है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत। All these are depends on the basis of population. ये पॉपुलेशन पे डिसाइड। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो दिस पार्ट ऑफ द पंचायत is not compulsory by the constitution in the whole world, all over states। सभी राज्यों के लिए इसकी जरूरत आर्टिकल 43 की तरह के लिए नहीं है। The state whose population is less than 20 lakhs, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर क्षेत्र पंचायत नहीं होगी। ओके, इट्स क्लियर। 20 लाख से कम होगी वो नहीं मानी जाएगी। अब आइए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए क्या क्राइटेरिया है? Yes, if the population is less than 1000, then there will be no gram panchayat. That very population will be attached to the neighboring panchayat. अगर किसी ग्राम पंचायत में या किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 1000 से कम है, ये इंडियन पार्लियामेंट ने नहीं पास किया था। ये उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती राज अधिनियम 1995 में पास किया था। ये तो डिसाइड कर दिया किसने? यूनियन गवर्नमेंट। भाई जिनके यहाँ जनसंख्या कम है उनके फाइनेंशियल भार को देखते हुए उनसे कह दिया कि आप टू टायर सिस्टम को अपना लीजिए। लेकिन ग्राम पंचायत कितने की बनेगी ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना था। किसको डिसाइड करना था? स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि द पॉपुलेशन विल बी लेस देन द 1000, देन दैट्स वेरी एरिया विल बी इंक्लूडेड विद द नेबरिंग पंचायत। तो पड़ोसी पंचायत के साथ जोड़ करके और उनका डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ये डिलिमिटेशन क्या होता है? परिसीमन कर दिया जाएगा। चुनाव क्षेत्र का क्या दिया जाता है? परिसीमन। तो द नेम ऑफ दिस क्षेत्र पंचायत इज द डिफरेंट इन द सो मेनी स्टेट्स। विभिन्न राज्यों में इसका नाम अलग अलग है। ओके, ग्राम पंचायत सभी जगह ग्राम पंचायत कही जाती है। जिला पंचायत देश के सभी क्षेत्रों में जिला पंचायत के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं, हर ब्लॉक में एक क्षेत्र पंचायत होती है, यूपी में वो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों में इसका नाम अलग अलग है। जैसे क्षेत्र पंचायत को क्या कहते हैं? बोलिए। तालुका बोर्ड। गुजरात को क्या कहते हैं? तालुका बोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। कहीं इसको संघ बोर्ड के नाम से जानते हैं, कहीं इसको स्थानीय बोर्ड के नाम से जानते हैं, कहीं इसको अन्य दूसरे नामों से भी जानते हैं। यूपी में हम इसको किस नाम से जानते हैं? क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1995 में पास हुआ है। इसको नोट करके रखिएगा। कब पास हुआ है? इतनी मोटी किताब है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, है ना? तो वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि यूपी में 1995 में इसको पास किया गया। आगे हम
चीज है, सामान्यतः लोगों को नहीं पता होता। मैं एक बार क्लास में शायद आपको बता चुका हूँ, बहुत पहले शुरुआती क्लास मेरी हुई थी। पंचायत की मीटिंग शायद वहाँ पे। नहीं, तुम बताओ। ग्राम पंचायत में सर मतलब एक राजस्व जो ग्राम होता है उसके अंदर कई सारे गांव होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो मेन सबसे तरीके से कमांड लेता है। किसी को पता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंदर? तो ग्राम सभा तो छोटे स्तर पर होती है, किसी गाँव में कोई नहीं, कोई बताए? ग्राम पंचायत ब्लॉक मतलब एक मतदाता सूची डिसाइड होती है। यस, उसी में मतदाता। ग्राम सभा का मतलब होता है इलेक्टर, ओके, और ग्राम पंचायत का मतलब होता है इलेक्टेड। आई बात समझ में आई? क्या आ गई? ग्राम पंचायत होता है उसमें हम लोग मतदान करते हैं और जो इलेक्शन डे होता है अरे हम ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंदर बोल रहे हैं। इलेक्टर का मतलब होता है हम लोग वोट डालते हैं। यस, और इलेक्टेड the का whole population of that very panchayat which age is more than 18, यानी उस क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो 18 वर्ष के हो गए हैं, जो मतदाता हैं, वो समूह क्या हुआ? ग्राम सभा। इसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा। और ग्राम सभा जिस बॉडी को निर्वाचित करती है वोट डाल करके, दैट इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। ऐसे आप कह सकते हैं कि ग्राम सभा जो है वो विधायिका है, यानी कानून बनाने वाली संस्था है, और ग्राम पंचायत उस कानून को लागू करने वाली संस्था है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राम सभा संसद है और ग्राम पंचायत सरकार है। क्या है? क्या है? ग्राम पंचायत सरकार है। तो ग्राम सभा जो है क्या है? ग्राम सभा संसद है और यह अपनी सरकार निर्वाचित करती है। कैसे निर्वाचित करती है? बाय डायरेक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन से। निर्वाचन मुक्त होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट वोट देकर के चुनाव जिताते हैं या चुनते हैं, और इनडायरेक्ट इलेक्शन ये हुआ कि हमने इनको चुना और उसने उसको चुना। 100 लोगों ने मिलकर के एक आदमी चुना, ऐसे हर क्षेत्र से 100 लोग मिलकर के एक प्रतिनिधि अपना बना दिए, और वो उस तरीके से 20 आदमी मिले और वो जाकर के उसको चुन दिए। तो ग्राम पंचायत इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, एंड क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत बोथ आर indirectly elected by the public of that very area। क्यों? क्योंकि जब क्षेत्र पंचायत का चुनाव डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट। क्षेत्र पंचायत में डायरेक्ट जो जनता चुनती है वो किसको चुनती है? बीडीसी को चुनती है। किसको चुनती है? बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर को चुनती है। पार्षद चुनती है। क्या चुनती है? पार्षद चुनती है। और वो पार्षद अपने बीच से क्या चुनते हैं? प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। इसी तरीके से जिला पंचायत में मेंबर ऑफ डीडीसी चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं? डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर चुने जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर अपने में से क्या चुनते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। These two elections are indirect, it is the direct election। जब चुनाव होता है तो जनता सीधे प्रधान भी चुनती है और पंचायत सदस्य भी चुनती है। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन। क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन।
ये जो है देखिए क्लासेस कैसे है इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए, नहीं सवाल आ जाएगा तो आप गलत करते हैं और मेंस में तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। ठीक, अब देखिए ये नगर पालिका, जब यहाँ आते हैं हम, कहाँ आते हैं, नगर पालिका में जब आते हैं तब यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के अध्यक्ष, जिसको हम मेयर कहते हैं, इसके चेयरमैन को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। नगर निगम का जो चेयरमैन होता है उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं यूपी में, और इसके सदस्य को क्या कहते हैं, सभासद कहते हैं। यहाँ पर जो है सभासद भी डायरेक्ट चुना जाता है और मेयर भी डायरेक्ट चुना जाता है। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है कि सभासद चुन लिए जाए फिर सभासद मेयर चुने, डायरेक्ट जनता मेयर भी चुनती है और डायरेक्ट सभासद चुनती है। इसी तरीके से नगर पालिका में भी अध्यक्ष डायरेक्ट चुना जाता है और उसके सभासद भी डायरेक्ट चुने जाते हैं। सीधे जनता वोटिंग करती है दोनों के लिए, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत में था, और नगर पंचायत में जो चेयरमैन है यानी अध्यक्ष है वो भी डायरेक्ट होता है और सभासद भी। तो जो लोकल पार्टीज अर्बन है, क्योंकि इनकी छोटी पार्टी होती है, तो यहाँ पर सारे इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, हाँ सभासद होता है, मेयर होता है, यहाँ अध्यक्ष और सभासद होता है, यहाँ अध्यक्ष और वही का चेयरमैन कौन है, नगर पालिका मधुर। ठीक है, इस प्रकार से सुख सागर दूसरा नाम है साहब ना, लेकिन मधुर को सब हमारी ये आदिवासी मुलाकात है क्योंकि से बाहर जा नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का अलग से होता है। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक में होती है, जिला पंचायत। एक चीज नहीं और आपको बता दे रहा हूँ, भूल न जाए, एक होती है जिला नियोजन समिति। क्या होती है, जिला नियोजन। ये जिला नियोजन समिति जो होती है ये है जिला पंचायत सदस्यों से मिलकर बनती है, जो पूरे जिले के प्लानिंग करती है और पंचायत और नगरीय पंचायत दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करती है, समन्वय करती है। क्या करती है ना, कि अर्बन एरिया और ग्रामीण एरिया के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करती है, जिला नियोजन समिति करती है, जो जिला पंचायत सदस्यों से मिलकर के ओके डीडीसी से मिलकर, बस इतना इसके बारे में जानो, ज्यादा जानने की जरूरत ओके। तो आपको लगता होगा पंचायत का सब बहुत चीजें हम देखते हैं, ये सब चीजें पता थी जिला नियोजन समिति वगैरह है, ये सब चीजें आपको पंचायत में, क्षेत्र पंचायतों के अलग अलग नाम है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में। इनका गठन जो है वो सभी स्थानों पे अलग अलग तरीके से होता है। जब निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए व्यक्तियों से मिलकर के ग्राम पंचायत बनती है और निर्वाचकों को मिला करके ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में बिल्कुल अपने आप को क्लियर रखिए। तो द पंचायत is the symbol of fundamental democracy। ये लोकतंत्र की आधारभूत संरचना है। लोकतंत्र की स्थापना यहाँ से होती है। लोकल लेवल पर भी लोग पावर को एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं, पावर को एंजॉय करते हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, लोगों की सहभागिता से चीजें होती है। तो उनके अध्यक्ष जो है, हमने विधान में से कितना लिखा है कि राज्य विधि के अनुसार निर्वाचित,
इन बॉडीज के जो अध्यक्ष हैं, संविधान में क्या लिखा है? राज्य विधि के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। तो राज्य विधि जो उत्तर प्रदेश की 1995 में बनी है, उसमें यह व्यवस्था बनाई गई है कि क्षेत्र पंचायत के कैसे चुने जाएंगे, जिला पंचायत के कैसे चुने जाएंगे, ग्राम पंचायत के कैसे चुने जाएंगे, नगर पंचायत के कैसे चुने जाएंगे, नगर पालिका के कैसे चुने जाएंगे और नगर निगम के कैसे चुने जाएंगे। ये प्रोविजन अबाउट द रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 243 खामे, इसमें कहा गया है 243 खामे कहा है, 243 सी में कहा गया है और ये कहता है कि देयर विल बी अ रिजर्वेशन ऑफ SC ST 23% to 21% of the SC, 2% for ST, 27% reservation will be for the OBC। ये रिजर्वेशन वर्टिकल ऐसा है, वर्टिकल लंबवत ऐसा है, लंबवत वर्टिकल रिजर्वेशन। ये मान लीजिए लंब है, ये कह दिया गया 21% ये, 2% ये, 27%। ठीक है, ये कैसा हुआ? सीधे 100% है, 100% में कह दिया कि 50% रिजर्वेशन ये सीटों का रहेगा और ये 50% जो है वो जनरल सीट। ओके, इसको क्या कहते हैं? लंबवत। तो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो ये लागू हो। लेकिन इसके साथ ही कहा गया कि नहीं, हियर विल बी अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक क्षैतिजीय आरक्षण क्या होगा? क्षैतिजीय आरक्षण होगा और ये प्रोविजन कर दिया गया था कि 33% सीट ऑफ द SC and ST will be reserved for the SC ST students। इस 27% में 30% seats will be reserved for the OBC seat will be reserved for the OBC students and 30% seats of the general will be reserved for the। 100 में 50 हुआ, 50 में कह दिया गया कि उसका 30% यानी 15 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी और 35 सीटें पुरुष सामान्य होगी, उस पर कोई नहीं रह सकता है, महिला पुरुष कोई किसी भी जात धर्म। लेकिन ये यहाँ पर 15 सीटें जो होगी वो जनरल सीटें मिलेगी। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये रिजर्वेशन किया गया था which changed now it's the horizontal reservation in the 50% in the उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं का रिजर्वेशन पंचायत में कितना है? 50% करें। ओके, तो now there is 50% reservation of women in the पंचायत। ओके, पहले ये क्या है? सीधी तो अब 50% हो गई है। एंड ऐसा नहीं है कि वही सीट हमेशा उसी तरह के लिए रिजर्व रहेगी। देयर विल बी रोटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑन द सीट। सीटों आरक्षण का रोटेशन होगा, चक्रानुक्रम। क्या होगा? मान लीजिए अब उसको लागू करने के लिए नियम डिसाइड किए गए। क्या किया गया? मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत का क्षेत्र है जिसमें SC ST की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पहले वो सीट SC ST के लिए रिजर्व। फिर उसके बाद अगर पॉपुलेशन OBC की है तो OBC के लिए रिजर्व होगी। लेकिन अगर जनरल की ज्यादा है तो पहले जनरल के लिए रिजर्व। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन को डिसाइड किया गया और इसी में बहुत भाग कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व होगी, बड़ी खींचातानी होती है और बड़ा मुकदमेबाजी है ना। ये बदला आप चुनाव लड़ना चाहें तो आप जनरल और सीट रिजर्व हो गई, आप
विरोधी जो है, आपका विरोधी जो है वो नहीं चाहता है कि आप चुनाव लड़े, और अगर चुनाव लड़ गए तो उसको चुनौती प्रस्तुत करेंगे, तो क्या करेगा वो आपकी सीट को वोट लगा करके रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बहुत डिस्कशन पावर, तो ये रिजर्वेशन नियम है, और इन नियम के आधार पर चीजों को डिसाइड किया जाए। महिलाओं का रिजर्वेशन 30% नहीं है, 1/3 होगा उसकी। 1/3 का मतलब होता है 33 होता है, 33 1/3 रिजर्वेशन था जो अब 50% हो गया। ओके, बिहार में 50% रिजर्वेशन होगा महिलाओं को, तो वहां पर इस समय पंचायत में 70% महिलाओं का। ओके, तो ड्यूरेशन की बात करते हैं हम, इसका कार्यकाल कितना हो, तो कार्यकाल जो है इसका 5 वर्ष। देखिए ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 इयर्स, इसका निर्वाचन पहले दिन, इसके लिए बिफोर द फाइल, अगर हम क्या करते हैं खाली हो जाए तो उसकी डेथ हो जाए, क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो निर्वाचन पहले हो जाए, या फिर उसको निकाल का प्रस्ताव। अब आप लोग सकते हैं सही है, निकाल क्या होता है, निकाल विश्वास प्रस्ताव, उसको निकाल या उसको बुलाए वापस। अगर ग्राम सभा के एक निश्चित सदस्य एक प्रस्ताव पास करते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, और हम लोग अब इसको अपना प्रतिनिधि बना, ये सिर्फ पंचायत में लागू और किसी स्तर पर लागू, तो रिकॉल का सिस्टम है, और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है। सिर्फ स्विट्जरलैंड में रिकॉल, आरंभ, इनिशिएटिव ऑफ प्लेबिसाइट और ये सारी चीजें रेफरेंडम लागू हुई। स्विट्जरलैंड में है, रेफरेंडम भी है, रिकॉल भी है, प्लेबिसाइट भी है, ये सारी चीजें वहां पर लागू है। लेकिन इंडिया में सिर्फ पंचायत में लागू है, जहां रिकॉल की व्यवस्था है कि हम अपने पंचायत सदस्य को या प्रधान को वापस बुला सकते हैं, और जब उसको अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, ये क्या होता है, उपचुनाव, ठीक है। और उपचुनाव में वही सारी प्रोसेस लागू की जाएगी जो सामान्य चुनाव में होती है। बट इफ देयर इज ओनली 6 months is left in the general election, then will be no re-election. ओके, अगर 5 साल का कार्यकाल है और आपने अविश्वास प्रस्ताव पास किया और 4 वर्ष 6 माह बीत गए हैं और अगले चुनाव होने में मात्र 6 माह का समय बचा है, तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो रिकॉल की व्यवस्था कहाँ है, पंचायत। या अपने प्रधान को निश्चित मत के प्रस्ताव से प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अपने पद से हटना पड़ेगा। ओके, तो मंथन बॉडी को कौन चलाता है 6 महीने तक? कोई बॉडी डिफॉर्म रहती है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, तो मंथन होने बस या बस के लिए इसका एक निश्चित नंबर है जो याद नहीं आ रहा है, तो निश्चित नंबर है कितने ग्राम सभा के कितने सदस्य हैं, एक तिहाई है वो, लेकिन प्रस्ताव कर देंगे 2/3 होता है, क्या हो गया 2/3 तो हमारे भाई की वोटिंग होगी, तो 2/3 जब उसके पक्ष में अगेंस्ट वोट पड़ जाएगा तभी तो हटेगा। अगर वोटिंग अगर 2/3 लिख देंगे तब तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर 1/3 लिखते हैं तो प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह से कराया जाएगा, वोटिंग होगी, वोटिंग बाहर होगी, ठीक है। 2/3 लिख देंगे तो रेफरेंडम की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने लोगों ने लिख दिया भाई। लेकिन क्या होता है कि जब इतने लोग लिख के दे आते हैं, उसी में 20 लोग जाके कहा आते हैं कि तो हमसे जबरदस्ती का सब प्रधान के बाद में प्रधान का
ये जो है समस्याएं आती हैं। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है पंचायत के साथ। क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम देखिए, पंचायत के बारे में कहते हैं कि साल में 2 बार ग्राम सभा की खुले मैदान में बैठक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुले मैदान में बैठक होनी चाहिए। अब देखिए व्यवहारिक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, मैं अपने गांव को उदाहरण दे रहा हूं। ग्राम सभा जो है क्या करती है? प्लानिंग करेगी। क्या करेगी? प्लानिंग, नियोजन करेगी। वो बताएगी उसको क्या काम कराना है और ग्राम पंचायत उस नियोजन को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। 1995 में जब मेरे गांव में पहली पंचायत की बैठक हुई ग्राम सभा की, इसलिए सामान्यतः आप लोग इसलिए नहीं जानते कि ग्राम सभा क्या होती है, क्योंकि अब पूरे प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकें होती ही नहीं है। वो कागज पर कर नहीं जाती है, उनका दस्तखत भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से वो संभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि 50% रिजर्वेशन है और इस 50% रिजर्वेशन में ऑनर किलिंग हो। इतनी गर्मी में सिर ढक के बैठी है, कैसे बैठी है? सिर ढक के बैठी है। सिर नहीं ढकेंगे कागज नहीं आएंगे। मेरी बात सुनो, हो सकता है कि एक्सेप्शन, लेकिन वास्तविकता समाज की वो मुझे समझ सकता है। अब देखिए स्थिति देखिए, ग्राम सभा की बैठक होती है, प्रधान की कुर्सी पर प्रधान का पति बैठता है। कौन बैठता है? पति बैठता है। प्रधान पूरे ग्राम सभा की बैठक में जा कैसे सकती? घर की बहू तो चौखट नहीं नाच सकती है, और ग्राम सभा की बैठक में जा करके उसकी अध्यक्षता करना तो बड़ी बात है। विरोधी लोग उन्होंने कहा कि प्रधान को बुलाइए, तुम उठो यहाँ से, तू कैसे बैठ गया यहाँ पर भाई? जनता ने तुम्हें थोड़ा प्रधान बनाया। प्रधान को बुलाइए, उनको फलानी को बैठे की यहाँ कर दिया। तो लड़ाई इसी बात पर शुरू हो गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई ये कहने की कि मेरे घर की बहू आकर के यहाँ सभा में बैठे। ठीक, और बात इतनी बड़ी, गोली चली और लाश बच गई। 10-12 लोग मरे थे उसके बाद से 1995 के बाद से आज तक कभी भी ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। अगर उस पक्ष का प्रधान जीतता है अपने हिसाब से रजिस्टर बना लेता है, दूसरे पक्ष वाला जीतता है वो अपने हिसाब से रजिस्टर बना करके ग्राम सभा की बैठक उठा लेता है। ठीक है, तो जहां पर सभा में आने बुलाने के नाम पर गोली चल जाती हो, वहां पर अनर्की इतनी होती है इस देश में। क्या होती है अनर्की का मतलब समझते हो? क्या होती है? क्या करते? किसकी हत्या करते? कोई भी अपोजिट पार्टी जो अपने बेटी की हत्या कर देते हैं लोग, अपने बहू की पत्नी की हत्या कर देते हैं अपने सम्मान के लिए। अगर वो दूसरे कास्ट में शादी कर ली, दूसरे धर्म में शादी कर ली, तो ये ऑनर किलिंग अभी भी होती है इस देश में। ऐसा नहीं है कि इतना ओपन समाज हो गया है कि लड़कियां जहां मर्जी वो आई हैं। ऐसा संभव अभी इस देश में नियर फ्यूचर में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ग्राम सभा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रतीक है, वो परंपरागत भारतीय समाज की वजह से इसमें है संकट है। आप निबंध लिखने का आएगा पंचायत पे, ये लिखिएगा क्या फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इन द पेरेंट्स ड्यू टू द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। परंपरागत भारतीय समाज की वजह से जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रतीक पंचायती राज व्यवस्था है वो संकट में। और ड्यू टू दिस ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी द वीमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू द पंचायत इज इन प्लेस। वो भी संकट में क्राइसिस। तो उस लेवल से वीमेन्स एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस लेवल का गवर्नमेंट आज से 30 साल पहले 28 साल पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, छठा चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी भी गाँव में और में जो है वो ग्राम पंचायत की बैठक भले ही प्रधान बन जाती है, लेकिन वो
प्रतिष्ठा करने को नहीं। वीमेंस एम्पावरमेंट का मतलब है कि जब डिसीजन मेकिंग कौन करने लगे, महिला करने लगे। दैट इज अपने बारे में, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने बारे में निर्णय लेने को उसको जब अधिकार मिल जाए तो वो वीमेन एम्पावरमेंट है। क्या है? वीमेन एम्पावरमेंट। ओके, कई बार गांव में पढ़ी लिखी होती नहीं है, पढ़ी लिखी हो तो किसी निर्णय लेने पाएंगे ना। जो पढ़ी लिखी है वो निर्णय ले नहीं पाती है क्या? नहीं है कि ले नहीं पाते। अपने हिसाब से कपड़ा पहनना चाहेंगे कोई पहनना देगा क्या? जब अपने हिसाब से आपको मैं कागज में कपड़ा नहीं पहनने देता हूँ, कहता हूँ कि सामने आइए, गेट से बाहर कर देता हूँ, भले ही उसके कोई दूसरे कारण, बट लेकिन विद चॉइस, will of selection, will of decision, how to eat, how to wear, how to live। जब इसकी लिबर्टी नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, गुड लाइफ के लिए जब हम क्या पहनेंगे, इसका मैं कि अपनी बेटी को नहीं पहनने देना चाहता हूँ, पहनने देता हूँ तो पहनना चाहिए। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, नहीं बदली नहीं पड़ी, लेकिन जो पढ़ना चाहती है नहीं पहनने देता। क्यों नहीं पहनने देता? थोड़ा मैं नहीं चाहता हूँ पहन करके निकलेगी तो जो स्थितियां होंगी रोड पे उसको मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप कितने भी ज्ञानवान हो, जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, उस पर्यावरण से आप बाहर नहीं जा सकते। भीमराव अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया कि सब लोग बौद्ध धर्म का धारण कर ले, कोई भी भारतीय धर्म को, परंपरागत धर्म को नहीं मानेगा तो क्या हो पाया क्या? आज भी बिहार की औरतें छठ पूजा पे भले ही टोकरी में अम्बेडकर की मूर्ति लेके जाती है, लेकिन पूजा तो छठ माई की है नहीं। क्यों अम्बेडकर की मूर्ति रखी जाती है? क्योंकि उनको अम्बेडकर की वजह से घाट पर जाने की अनुमति मिली। अम्बेडकर नहीं थे तो घाट पे जाके पूजा नहीं कर पाती थी, अपने घर पे करती। तो एक आस्था की चीज है और एक इकोनॉमी, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे से ज्यादा समझदार लोग वो लोग होते हैं जो व्यवहारिक जीवन के लिए होते हैं, जो संघर्ष करके मेहनत करते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट रूप से खारिज कर दीजिए। और अगर इसे दिमाग में बात करते हैं, मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जितना हिसाब जो आपको लगा के दे देती आप अभी नहीं लगा, अभी भी मैं नहीं लगा पाता। जितना ब्याज अच्छे से वो जोड़ देती थी, ब्याज और चक्कर को नहीं ब्याज, ऐसा चक्कर को नहीं ब्याज जोड़ देती थी धड़ाधड़, कि कितना गेहूं पसेरी गेहूं देने पर 5 साल बाद छमाही ब्याज जोड़ने पर कितना गेहूं हो जाएगा, तो जोड़ फट से उठा दो। क्या ठीक है, और हम लोगों को ओरल हिंदी लिख नहीं पाती, लेकिन ओरल हिंदी, पहाड़ा, अड्डा, सवैया, जितना भी गणित के फार्मूले थे सब लोगों को रहता है। इसलिए ये सारी चीजें करने से पहले आप सोचिए कि जो हमारा परिवेश, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी विरासत है, वो हमको उस तरीके से जीवन जीने कई बार क्या करती है, बात दिखती है, और उसके अनुसार हमको जीवन जीना ही पड़ता है। और धीरे धीरे हम अपने जीवन जीते जीते वही चीज हमको क्या लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है, हाइब्रिचुअल लगने लगती है, और वो पूरी तरीके से अपना तो निर्वाचन केवल 5 वर्ष है। वोटिंग राइट्स कितने वर्ष है? 5 वर्ष। बोलिए, वोटिंग राइट्स कितने वर्ष की उम्र पे है? 18+। लेकिन चुनाव लड़ने की एज क्या है? 21 है। 25 तो लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए है। ठीक है, 25 किसके लिए है? लोकसभा और विधानसभा के लिए है।
के लिए 1 ईयर्स है। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 years. 30 ईयर्स है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कितना है? 45 ईयर्स। ओके, मैक्सिमम एज क्या है? कब तक लड़ सकते हैं? मैक्सिमम नहीं कोई नौकरी में आप रिटायर होते हैं, आदमी रिटायर नहीं होता है तो वही बनता है। वहाँ पेंशन भी है और नौकरी में पेंशन भी नहीं है। 21 वर्ष जब कोई सदस्य किसी भी चुनाव लड़ने से किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया जाता है, तो ऐसे प्राधिकारी को निर्देश किया जाएगा, ऐसे अथॉरिटी को निर्देश किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा अनुबंधित किया। यानी स्टेट लेजिस्लेचर ये कानून बनाएगी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मेंबरशिप को लेकर के या उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला, और एक बार अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो कोई कोर्ट न्यायालय नहीं जा सकेगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही आप न्यायालय का दरवाजा खुलता है। उसके बाद जो अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, उसी में आपकी अपील शुरू। ओके, तो आपकी 243 में पंचायतों के लिए एक निर्वाचन आयोग के गठन की भी बात कही गई है, एक इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है, उनकी का राज्य निर्वाचन आयोग है जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? झारखंड के पास है। बिल्डिंग है जिसका नाम भूल गया हूं मैं, उसका नाम है, अरे बिल्डिंग का नाम भूल गया, उसी बिल्डिंग का राज्य निर्वाचन का कार्यालय है। विकास भवन के जो रजिस्ट्रार ऑफिस की है वो पीछे उधर रास्ते में लेकर चैतन्य करके बिल्डिंग है, उसी में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ऑफिस कर दोगे। 4 बाग स्टेशन से जगह भद्रक के लिए चलिए, दाहिने हाथ पर केसी कॉलेज है और थोड़ा आगे बढ़िए तो बाएं हाथ पे राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यालय। राज्य निर्वाचन आयोग गठन होता है। राज्य निर्वाचन क्या काम करता है? वो वोटर लिस्ट क्या करता है? वोटर लिस्ट। इस समय नगर पालिकाओं का इलेक्शन होने वाला है दिसंबर में, उसकी वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। 29 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग निकल जाइएगा सब लोग नगर पालिका क्षेत्र में जिसका घर है आप लोग सब लोग बन जाइए। तो निर्वाचन नामावली तैयार करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है, इसके अलावा इलेक्शन का संचालन करता है, और ये सभी पावर राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त होती है। एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, will be removed from their post by the process removed the judge of high court. राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। इट मींस द प्रोसीजर विल बी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। इम्पीचमेंट मत लिखिए, समावेदन की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। कैसा करेगा? प्रोसेस ऑफ रिमूवल से हटाया जाएगा, समावेदन की प्रक्रिया से। ओके, इम्पीचमेंट और प्रोसेस ऑफ रिमूवल में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? इम्पीचमेंट में दोनों सदनों की अलग-अलग 2/3 बहुमत होना चाहिए, और प्रोसेस ऑफ रिमूवल में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, जो कि सामान्य बहुमत से कम ना हो। दोनों में तो समझ में आया? नहीं ना? क्या नहीं है? जब हम कहते हैं अगर किसी सदन की सदस्य संख्या 200 है, ठीक है, तो 2/3 बहुमत, तो मान लो इसकी भी 200 संख्या है, दूसरे सदन की भी 200 संख्या है, तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इम्पीचमेंट ये है अलग-अलग। तो 2/3 बहुमत का मतलब हुआ 66 गुना कितना हो गया? 133 होना चाहिए। यहाँ भी 133
यहाँ भी 133 होगा। ठीक है। और जब हमें कहते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो सभी ये कुल सदस्य संख्या का 2 तिहाई है। और प्रोसेस ऑफ रिमूवल में जो हम कहते हैं तो ये 200 है और ये 200 है मान लीजिए, तो कहते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी यहाँ पर अगर 180 सदस्य हैं और यहाँ पर 150 सदस्य हैं उपस्थित हैं सदन में, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2 तिहाई बहुमत। तो इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितना हो गए? 2 तिहाई। बताओ निकालो, इसमें कितना हुआ? 120 120 हुआ और यहाँ 100 हो गया। ठीक। अब आगे क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2 तिहाई बहुमत जो कि सामान्य बहुमत से कम ना हो। क्या ना हो? तो अभी देखिए 200 में सामान्य बहुमत क्या हुआ? 101। तो ये पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो पास हो जाएगा, यहाँ भी पास होगा। लेकिन यही सदस्य संख्या अगर इसकी क्या हो जाएगी? 101 हो जाएगी तो ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? दोनों में 133 से 133 होना चाहिए और यहाँ पर 120 और 101 मिलकर के पास कर ले रहे हैं, उसको हटा ले। ठीक है, दोनों में समझ आया। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2 तिहाई बहुमत जो कि सामान्य बहुमत से कम ना हो, ये होती है प्रोसेस ऑफ रिमूवल। क्या होती है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल। और ये होता है इम्पीचमेंट, जिसमें दोनों सदनों का अलग अलग 2 तिहाई बहुमत होगा। कुल सदस्य संख्या का 2 तिहाई बहुमत। इसका मतलब है कुल सदस्य संख्या का 2 तिहाई बहुमत से तो राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बटेगा कैसे? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2 तिहाई। ओके, क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, सीएजी, ये सब इसी प्रोसेस है। सिर्फ ये प्रोसेस प्रेसिडेंट के लिए लागू होती है। इसके लिए लागू होती है इसी को आप लोग कहते हैं। इसी को दोनों सदनों में अलग अलग 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है, सूचित किया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाता है ना? तो वो सब और इसीलिए दिस इज कॉल्ड द सेमी जुडिशियल प्रोसेस। इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? विधायिका होती है, उसका काम कानून बनाना होता है, न्याय करना नहीं होता है। लेकिन यहाँ जब विधायिका न्याय का काम करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप लोग विधि वसूल लगता पढ़ा नहीं है ये सब विधि वसूल विधान से भी जुडिशियल प्रोसेस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पढ़िए भाई, पढ़िए। आप क्या करिए? पढ़िए। लड़की की पढ़ा के कैसा पढ़ा है? बढ़िया पढ़ा है। वो अच्छा टीचर मिल गया। अगर वो गाय उसको 4-5 टीचर इस नंबर में यही कर रहा है। अच्छे टीचर है वो मेरा टीचर। और रिसर्च करते हैं किस तरह इंडियन सिनेमा और क्या रोल ऑफ इंडियन सिनेमा इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में सिनेमा की क्या भूमिका है, इस विषय पर काम किया, बहुत मेहनत किया। गाना बहुत अच्छा है। चलिए भाई, ये कोर्स खत्म नहीं होगा और 3 से करना होगा। 3 क्लास में पढ़ा दीजिए। अब 3 क्लास में कैसे आपको पढ़ा दूंगा? तो भाई को बुद्धि का ध्यान रखाया जाता है। इसके अलावा 43 25 भी करता है।
25 भी कहता है कि अगर प्रोसेस शुरू हो गया तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा में। तो वो प्रोसीजर पंचायत के इलेक्शन में भी लागू है आर्टिकल 325 का कि अगर पंचायत का चुनाव भी शुरू हो गया तो भी उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसलिए इसका विचार ऐसे प्राधिकारी करेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा उसके द्वारा बनाया गया हो। जब हम पंचायतों की पावर्स की बात करते हैं, जब पंचायतों की शक्तियों की बात करते हैं, पंचायतों की अथॉरिटी की बात करते हैं, पंचायतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि राज्य विधानमंडलों को ये डिवाइस पंचायतों के अधिकार कार्य और शक्तियां पावर्स पार्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और मतलब राज्य विधानमंडलों को डिवाइस राज्य की जो लेजिस्लेचर उसको यह पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है कि वो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जिससे कि वो स्वायत्त शासी संस्था की योजना the power inherent in the legislature of the state that they should make a such provision about the powers and authority to the panchayats that they can work as the autonomous institutions। ऐसे प्राधिकार और ऐसी शक्तियां राज्य विधानमंडल को देना है जिससे कि वो इसके रूप में काम कर सके, स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर सके। तो दो काम है बेसिकली, कितने काम है? There are two responsibilities to the panchayats to prepare plan for social justice and economic development। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजना है, इसके लिए सोशल जस्टिस। आज आप लोगों ने मुझसे बोर्ड में पढ़वाई लिया है, कल साइंस के लोग बोर्ड नहीं यूज करते है ना। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक न्याय तो मेरी राइटिंग बहुत खराब बनती है इसलिए मैं बोर्ड से बचता हूँ। सोशल जस्टिस और इसके लिए क्या करना है? प्लानिंग करना है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई प्लानिंग करते रहिए रोज की रोज, और रोज की रोज प्लानिंग पर अपने आप काम नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? फेल कर रहे हैं। हमको भी अगर 2 दिन बाद कोई परीक्षा करानी होती है तो अचानक से मैं बैठक बुलाता, क्या करता? मीटिंग बुलाता। महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है इतने बजे प्राचार्य कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहिए। अब आ जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग ना करे होते तो एक कमरा ना बन पाता, तो आज आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ ना पाते। मैंने अपने ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर एक कमरा बनवाया, सिर्फ वाले खड़ी की छत नहीं, ठीक है। तो ये प्लानिंग करना, अगर आप प्लानिंग नहीं करें तो जीवन में फिर कोई काम आपका कभी समय से पूरा नहीं हो पाएगा। मस्ट बी प्लान। तो पंचायत के लिए भी काम कहा गया कि भाई ऐसा है, लोकल लेवल पर आप क्या करिए? अपनी प्लानिंग करिए। किसके लिए प्लानिंग करिए? सामाजिक न्याय है, समाज में एकता स्थापित करने के लिए करिए, यानी समाज में एक हार्मनी बने रहे, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का विकास हो। किसका विकास हो? इंक्लूसिव सोसाइटी। और इंक्लूसिव सोसाइटी में क्या करना बताओ? बहुत इसलिए तो डीएम साहब इसको बुला के कहे ही कि आपके यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं है। बुलाने वाले डीएम साहब थे, लेकिन वो बैठक में किसी काम से बहुत नाराज हुए, उनको कैसे रिपोर्टिंग थी, पढ़ाई थी। जब आप लोगों को अभी तक इंक्लूसिव और
एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं पता है, सर्वसमावेशी का मतलब नहीं पता है। पूरे समाज का विकास किया जाता है जहां पर बिना किसी भेदभाव के पूरा समाज इंटीग्रेटेड होकर काम करे और सबके उसमें आवाज हो, सबके अपना आइडेंटिफिकेशन हो, वो सर्वसमावेशी। और एक्सक्लूसिव का मतलब एक व्यक्ति विशेष, एक जात विशेष, एक धर्म विशेष, एक वर्ग विशेष के लिए जो काम होता है वो एक्सक्लूसिव है, जहाँ विशेष अधिकार प्राप्त की बात है। इंक्लूसिव का मतलब है तो प्लान फॉर सोशल जस्टिस, मतलब समाज के सभी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, गरीब, है ना, जो भी हैं, अगर वो मूल धारा से पिछड़ रहे हैं तो उनको ऐसी प्लानिंग किया जाए कि उनका विकास हो सके, समाज में उनको समानता मिल सके और इस तरीके से पद और अवसर का वितरण हो कि उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाए, सुधर जाए, जिससे वो शाम को भूखे पेट ना सोए और वो खाना खा करके सोए और उनका आंतरिक विकास हो सके, उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, जिससे वो समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा। तो सिर्फ इसकी प्लानिंग नहीं करना है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बचा है कि इस काम को इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वयन करना है। दूसरा उत्तरदायित्व है इसका, क्रियान्वयन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू भी करना है, ऐसे हवा में काम नहीं करना है। तो इसीलिए the 11th schedule was included in the Indian Constitution। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और the 29 subject was included in that of local importance। स्थानीय महत्व के 11 विषयों को उसमें जोड़ा गया, संबंधित विषयों को जोड़ा गया, जिसमें जो प्रमुख विषय थे उसमें भूमि, लैंड कोई भी इस नीला तहसील उधर बालापुर के आसपास की पूरी जमीनों का अगर उनका सुधार नहीं किया जाएगा तो इस एरिया से गरीबी समस्या आपको लैंड रिफॉर्मेशन की बात लोकल लेवल पर लैंड रिफॉर्मेशन का प्रयास दूसरा नलकूप लगाकर छोटी नहर बना करके सिंचाई की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। मोदी जी दो चीज कहते हैं कि कोई भी कृषि तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट्री न क्या ना हो, फॉरेस्ट्री न। ये फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि। तो किसान के सामने खेत में फल लगा देगा तो खेती कैसे करेगा? क्या किस रूप में करना चाहिए किसान? खेत के किनारे, मेड़ के किनारे आप इमारती लकड़ियां लगाइए, सागौन आप लगा दीजिए, शीशम लगा दीजिए तो ज्यादा वो छां नहीं मारता है, ज्यादा फसल खराब नहीं करता है और 10 साल 20 साल बाद वो क्या करता है, बहुत अच्छा रेवेन्यू देता है। देखिए सागौन का पेड़ एक प्लांट भी मिला है, 25-30 साल बाद कॉलेज में बहुत ही एसेट मिला है ना। अभी देखिए हमने 250 पेड़ लगवाया 5 सितंबर शिक्षित दिवस में, कितने पेड़? 250 पेड़ सागौन के हमने लगवाए। हम लोग लगाते हैं, रैली में लोग तोड़ जाते हैं, 250 पेड़ मैंने लगाया है तो ये पटाखे की दुकान लगाएंगे, लोग उसे तोड़ जाएंगे। एक तारीख को कुछ नहीं हम लोग इस सारे से सिर्फ इसको निचोड़ता है। लाखों रुपया खर्च हुआ इस ट्रैक को बनवाने में, ग्राउंड को जुटवाने में। अब इतने गड्ढे मार के चले जाइए, इस पर अगर आपको दौड़ना है, कुछ करना है तो आप कर नहीं सकते, बहुत पैसा लगा इसको ग्राउंड को मेंटेन करेंगे। ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि खुश भी होगा। परिवार में 2 मौके आते हैं जिसमें बड़े खर्चे, तो कौन से लोग होते हैं?
किसकी सैलरी, सेफ्टी की सैलरी और बच्चों की पढ़ाई। दो ऐसे मौके हैं जिस पर और तो सामान्य जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो निकल ही जाते हैं आदमी, लेकिन जिस पर बल्क में पैसा चाहिए होता है तो अगर उसके पास फॉरेस्ट्री उसके साथ में है तो 10 पेड़ 20 पेड़ बेचे, किसानों का पेड़ तैयार हो जाएगा 20 साल बाद, और अगर इसका डायमीटर 5-11 का हो गया तो 2 लाख से कम तो हो गई। और क्या जो मैंने यूटिलिटीज का पेड़ परमिशन लेके कटवाई है और कॉलेज में फर्नीचर बनवाने के लिए और पट्टे करते हैं ना तो आप लोग साथ में लगाते हैं, तो बाजार में खरीदने जाइए 10 लाख रुपए से यूटिलिटीज से पट्टे थोड़ा कम है, और उन पेड़ों का जो मैंने मूल्यांकन कराया तो घाट वालों को 96,000 लगाया कीमत उसकी, और उन 96,000 का पेड़ बेच करके अगर हम पट्टे खरीदते तो उसमें हमको एक पेड़ के बराबर भी पट्टे नहीं मिलते 8 पेड़ों में, तो 10 लाख से ऊपर के पट्टे हैं मार्केट में अगर उनको खरीदने जाओ उनको मैंने 50,000 रुपए खर्च करके कटवा लिया तो कागज की कास्ट कितनी गई 96 और 50 1,46,000 पट्टे हमारे 10 लाख रुपए। 5 कमरों में फर्नीचर बड़े आराम से फिक्स फर्नीचर बनते हैं और कम से कम कितना नहीं चले 50। तो इसी तरीके से जो इमारती लकड़ियां हैं वो बड़ी महंगी होती हैं और उनकी फर्क से और साथ में एनिमल हस्बेंड्री इसलिए एक पंचायत में शामिल किया गया कि किसान को उसकी अगर सुविधा दी जाएगी तो जो दूध की सप्लाई है वो बहुत कम शॉर्टेज पड़ रही है। तो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो 2 चीजें, एक तो आपको खाने को मिलेगा शुद्ध चीज और दूसरी चीज उससे आपका रिकरिंग खर्चा चलेगा। रोजमर्रा का जो भाई खेती आप कर रहे हैं तो गेहूं उगा लिए सिर्फ आटा तो खाएंगे नहीं ना, मसाला भी खाएंगे, तो खर्चा कहाँ से आएगा? दूध बेच करके का बच्चे की रिकरिंग फीस हमसे आप जमा करें, यहाँ कपड़ा उससे खरीद सकते, लेकिन अगर सिर्फ गेहूं बेच करके खरीदने के चक्कर में रहेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए देखिए कितना प्लान तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कही गई पंचायत में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ा मामला होगा। क्या कहते हैं कि पशुपालन, फिशरीज, मत्स्य, लोकल अपना पॉइंट पे घर में गाँव में तालाब मछली पालन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बड़े स्तर पर उद्योग चला रहे हैं, तो किसान अगर छोटा छोटा अपना कर लेंगे तो काफी बात होगा। फिशरीज, एजुकेशन, लोकल लेवल पर एजुकेशन होनी व्यवस्था करते हैं, इसलिए सभी स्कूलों में एसएमसी बनी, क्या बनी है? एसएमसी बनी है, जो अभिभावक संघ है और टीचर्स बच्चों का जो बनते बनता है, और महिला विकास, विमेंस डेवलपमेंट, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब बेसिक चीजें 32 विषय में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि सौंपी गई हैं पंचायत को करने के लिए। छोटे छोटे काम टैक्सेशन भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ट्रैक्टर की बात उतरेगा तो इतना पैसा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा लोकप्रिय हो जाएगा, तो पढ़ाई कोई चुनेगा ही नहीं, इसलिए वो करते नहीं है। सिर्फ राज्य सरकार से क्या करते हैं, रेवेन्यू तलाशते हैं। हमारा खाली भी क्या कर रहा है, हम लोग 2 तरफ काम कर रहे हैं, एक तो अपना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और दूसरा सरकार के भी मानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है। एवरीवन शुड बी जनरेट टू देयर ओन रेवेन्यू, है ना। जैसे परीक्षा होती है, हम लोग आप लोगों से क्या मांगने लगते हैं कि भाई अपना मांगते हैं ना, कोई अपने घर को दे आप भी क्लिक करना। तो काले टैक्स डेवलपिंग जनरेटिंग देयर रेवेन्यू, क्योंकि अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आपकी संस्था अच्छे से चल नहीं सकती है। ओके, इसी तरीके से पंचायतों को भी अपना टैक्सेशन लगाने की छूट दी गई है और पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति दी गई है और वित्तीय शक्तियों की बात आर्टिकल 2 की में कही गई है। और ये कहा जाता है कि राज्य विधि बनाकर, क्या बनाकर के विधि बनाकर के तो पंचायतों को पावर दे सकती है कि वो कर लगा सकते, टैक्सेशन लगा सकते, फीस लगा सकते, पथकर लगा सकते, रोड टैक्स लगा सकते, इनका संग्रहण कर सकते हैं,
कलेक्ट करके और उनको प्लानिंग करके यूज कर सकते, है ना। तमाम जगहों पर लगता है ना, जैसे हमारे गांव में ही टैक्सेशन है, क्या टैक्सेशन है, अगर कोई गांव से बालू पर खनन करेगा, अगर गांव नदी के किनारे है, अगर नदी के किनारे है तो वहां टैक्सेशन है कि अगर कोई एक प्राणी बालू नदी से निकालेगा तो उसको ग्राम पंचायत में 200 रुपया चाहिए। वो सरकार को टैक्स देता हो तो अलग है, जिला से परमिशन लेते, जो ठेका होता टेंडर होता है, उस टेंडर के बाद जो उस गांव से निकाल रहे हैं then they should be pay the 200 rupees per trally to the village। ठीक है, तो जो जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं उस तरीके से वो टैक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः व्यवहार में टैक्सेशन हो नहीं रहा है। ओके, इसके अलावा पंचायत का अपना एक वित्त आयोग, ये विल बी अ फाइनेंस कमीशन ऑफ द पंचायत, और ये कहा गया कि विदिन 1 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के 1 वर्ष के भीतर वित्त आयोग बनेगा और उसके प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग, आफ्टर दैट every interval of 5 years there will be a finance commission of the पंचायत। एक तो वित्त आयोग है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं, और राज्य वित्त आयोग जो है ये वित्तीय स्थिति का पुनर्विवेचन करेगा, इट्स रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, और उसके आधार पर वो सिफारिश कर सकता है कि राज्य और पंचायतों के बीच क्या वित्तीय संबंध है, व्हाट्स विल बी द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत। वो कर, टैक्स, शुल्क, फीस, इनका जो इनकम है उसके वितरण और आवंटन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की ये निर्धारण कर सकता है, और कौन से शुल्क और कौन से पत्र पंचायत के पास जाएंगे, कौन से राज्य सरकार के पास जाएंगे, ये वित्त आयोग को निर्धारित करना है। लेकिन सामान्यतः राज्य वित्त आयोग का गठन हो नहीं पाया है, ठीक है, बहुत सारे पंचायतों में हो गया है। साथ ही ये वित्त आयोग पंचायतों को सहायता अनुदान की भी सिफारिश करेगा, इट्स विल बी सजेस्ट टू द हेल्प ऑफ द पंचायत, पंचायतों को कैसे मदद किया जाए इसकी भी बात करेगा। इसके अलावा राज्यपाल जो है वो वित्त आयोग का जो प्रतिवेदन होगा उसको विधानमंडल के समक्ष द रिपोर्ट ऑफ द वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन will be projected to the house of the floor of the state legislative assembly, राज्य विधानमंडल के पटल पर उसको देगा और वहां से वो पास होगा, तभी वो आगे चल पाएगा। कुल मिलाकर के इसके अलावा एक संस्था और है ऑडिट एंड अकाउंट, क्या है ऑडिट एंड अकाउंट, लेखन की, इसके ऑडिट की, क्योंकि कोई भी चीज वित्त का मामला है तो मनी लोग खर्च करने लगते हैं ना, तो ये प्रोविजन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट इन द पंचायती राज सिस्टम 2, पंचायती राज व्यवस्था में भी ऑडिट एंड अकाउंट का प्रोविजन है कि वो पंचायती राज व्यवस्था के जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खर्चों का ऑडिट वो करेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उत्तर प्रदेश में और देश में किस चीज का, रिजर्वेशन का, किसका, रिजर्वेशन का, टेन्योर का, उसके कार्यकाल का, उसकी शक्तियों का, उसके निर्वाचन आयोग का, यानी जितने प्राविधान यूनियन और स्टेट के रिलेशन के लिए संविधान में किए गए थे उतने ही प्राविधान पंचायत और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन के लिए, टैक्सेशन के विभाजन के लिए संविधान में किए गए हैं। ऑडिट एंड अकाउंट की व्यवस्था की गई है, वित्त आयोग के भी प्रोविजन किए गए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात कही गई है। ओके, तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था का पूरा सुपर स्ट्रक्चर मैंने आपको, ओके, ये बेसिक चीजें हैं जिससे मैक्सिमम प्रीलिम्स की चीजें आपका मेन सीक्वेंस
आपकी क्लास होगा, लेक्चर अगर पंचायत में लगती है लगाएंगे आपके कोऑर्डिनेटर देगा। ओके, तो अगर कोई एक आध लेक्चर और दे देंगे तो नगर पालिका का सिस्टम वैसे मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको, है ना, नगर पालिका का सिस्टम कि कैसे कैसे कितना स्ट्रक्चर है, बिल्कुल रिजर्वेशन का और वित्त आयोग वही लागू होगा, सारा सिस्टम फिर वही है कि कैसे आगे जनताओं होगा, क्या रिजर्वेशन होगा, कब वो कैसे होगा, ये सारी बातें। ओके, पढ़ते रहिए भाई, देखिए आप। और जब टीचर क्लास में आपको वचन मत सुनिए, आप जो कुछ भी वो बोलता है वो नोट करते रहिए, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद लेक्चर का 10% ज्यादा आपको याद